जैसा कि हम सब जानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया इज द हाईएस्ट कोर्ट ऑफ लॉ एंड इसका हर फैसला इतना इम्पोर्टेंट है कि वो आने वाले केसेस और बाकी के कोर्ट्स के लिए एक गाइडिंग फैक्टर और प्रेसिडेंट वाला काम करता है। लेकिन लॉ मिनिस्ट्री की रीसेंट रिपोर्ट के अकॉर्डिंग ये सामने आया है दैट देयर इज एन ओवरवेलमिंग बैकलॉग ऑफ ओवर 5 करोड़ केसेस, जिसमें से 80,000 तो सुप्रीम कोर्ट के पास ही पेंडिंग है। 34 जजेस की स्ट्रेंथ के साथ देश का सबसे बड़ा कोर्ट इस पेंडेंसी को कैसे टैकल करे, ये सवाल अभी का नहीं बल्कि कई सालों और कई लीगल एक्सपर्ट्स और ज्यूरिस्ट का है। रिसेंटली आपने सुना होगा दैट द पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमिटी ऑन पर्सनल पब्लिक ग्रीवियंसेस लॉ एंड जस्टिस ने लोकसभा को इन्फॉर्म किया है कि लॉ मिनिस्ट्री ने उनकी रिकमेंडेशन टू एस्टैब्लिश रीजनल बेंचेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट अक्रॉस इंडिया को एक्सेप्ट कर लिया है। हालांकि ये भी पॉइंट आउट किया गया है कि सुप्रीम कोर्ट कंसिस्टेंटली इस आइडिया को रिजेक्ट करते आ रही है और ये मैटर अब भी सब जुडिस है, यानी कि डिसीजन के लिए पेंडिंग है। क्या इंडिया को सुप्रीम कोर्ट के रीजनल बेंचेस की जरूरत है? हाल ही में एक इंटरव्यू के चलते जस्टिस गोविंद माथुर, फॉर्मर चीफ जस्टिस ऑफ इलाहाबाद हाई कोर्ट, एंड संजय घोष, अ सीनियर एडवोकेट बेस्ड इन दिल्ली, ने इस क्वेश्चन पर अपना ओपिनियन रखा है। जस्टिस गोविंद का कहना है कि उनके जजशिप के इनिशियल टेन्योर में उन्होंने रीजनल बेंचेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट के आइडिया को अपोज किया था, क्योंकि इट कुड लीड टू मोर डाइवर्जेंट व्यूज एंड एडवर्सली अफेक्ट आवर जस्टिस डिलीवरी सिस्टम। लेकिन अब एक कॉमन मैन की नजर से इस इशू को एग्जामिन करने के बाद उन्हें भी ऐसा लगता है कि ये नीड ऑफ द आवर है। वहीं एडवोकेट घोष ने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट में फाइल किए गए मेजॉरिटी ऑफ केसेस उन हाई कोर्ट से फाइल होते हैं जो दिल्ली के क्लोज हैं। ऐसा इम्बैलेंस सिर्फ रीजनल बेंचेस एस्टैब्लिश करने से रेक्टिफाई नहीं किया जा सकता और पॉसिबिलिटी है कि कई फ्रिवोलियस पिटीशंस फाइल होती रहे विद इजियर एक्सेस टू जस्टिस। आपको बता दूं दैट जुडिशियल प्रोसेसेस एंड देयर रिफॉर्म्स रिपोर्ट को टेबल करते हुए कमेटी ने नोट किया है कि सुप्रीम कोर्ट के रीजनल बेंचेस की डिमांड एक्सेस ऑफ जस्टिस के लिए है, जो कि कॉन्स्टिट्यूशन का एक फंडामेंटल राइट है और ये हमेशा से एक लॉन्ग स्टैंडिंग डिमांड रही है कि जस्टिस को कॉमन सिटीजन के डोर स्टेप तक ले जाया जा सके। दिस रिपोर्ट स्टेटेड द रीजनल बेंचेस may also be seen as a solution to the overflowing case load of the judiciary and to reduce the litigation cost to the common man। पैनल का कहना है कि सुप्रीम कोर्ट कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 130 को इन्वोक करके कंट्री की 4 या 5 लोकेशंस पर रीजनल बेंचेस एस्टैब्लिश कर सकता है। पर सोचने वाली बात ये है कि अगर ये सच में एक लॉन्ग स्टैंडिंग डिमांड थी और जस्टिस को इजीली एक्सेसिबल बनाने के मोटिव से की जा रही थी, तो क्यों अब तक इसे इम्प्लीमेंट नहीं किया गया? आपको बता दूं कि पहले 2 ओकेजन्स पर इस इशू को अटॉर्नी जनरल के पास भेजा गया था फॉर हिज ओपिनियन। The then AG G.E. Bhanwati had opined that issue of regional benches of the Supreme Court is impermissible. He said, constitutional amendments of this kind are simply unacceptable for various reasons. सिर्फ वही नहीं, मुकुल रोहतागी the then AG ने भी मार्च 2016 में ये ओपाइन किया था that the court sitting in regional benches would impair the unity, integrity, importance and majesty of the Supreme Court, and the apex court ought not to sit in the regional benches. इसके अलावा एक एडिशनल रीजन देते हुए उन्होंने कहा था that there would be an immense conflict of views which may become difficult to resolve, entailing time and expenditure of litigants। यहाँ तक कि इशू ऑफ टेरिटोरियल ज्यूरिडिक्शन को भी फ्लैग किया गया था, जिसके बाद गवर्नमेंट ने एक स्टेटमेंट दिया और बताया द सुप्रीम कोर्ट हैज बीन कंसिस्टेंटली रिजेक्टिंग द प्रपोजल फॉर सेटिंग अप ऑफ बेंचेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट एट अ प्लेस आउटसाइड दिल्ली। आपको बता दूं कि एस्टैब्लिशमेंट ऑफ नेशनल कोर्ट ऑफ अपील की डिमांड करते हुए जुलाई 2016 में एक रिट पिटीशन भी सुप्रीम कोर्ट में फाइल की गई थी, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने कॉन्स्टिट्यूशन बेंच को रेफर कर दिया था फॉर अथॉरिटेटिव प्रोनाउंसमेंट। मैटर अब तक पेंडिंग है और इस पर कोई फैसला नहीं लिया गया है। कुछ लोगों का ये भी मानना है कि रीजनल बेंचेस का ऑल्टरनेट वर्चुअल कोर्ट्स को सेटअप करना रहेगा। ये आर्ग्यू किया गया है कि आज के डिजिटल वर्ल्ड में द बेटर ऑल्टरनेटिव टू सेटिंग अप रीजनल बेंचेस वुड बी वर्चुअल कोर्ट्स व्हिच विल बी कॉस्ट इफेक्टिव, will save human resources and most importantly solve the major issues revolving around the centralized setup of Supreme Court। पर जब इसके बारे में जस्टिस गोविंद और एडवोकेट घोष से पूछा गया तो एडवोकेट घोष ने कहा कि पेंडेमिक के वक्त वर्चुअल हियरिंग में स्विच करने का जो जुडिशरी का स्टेप था वो लाउडेबल है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने भी कई ओकेजन्स पर ये इंडिकेट किया है कि सभी कोर्ट्स को वर्चुअल हियरिंग्स में शिफ्ट करना चाहिए, लेकिन फिर भी कुछ ऐसे फोरम्स हैं जैसे कि सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल एंड द नेशनल कंज्यूमर डिस्प्यूट रेडिसल कमीशन ऑफ इंडिया जो वर्चुअल हियरिंग फैसिलिटी को यूज नहीं कर रहे। कई जजेस लॉयर्स को फिजिकल प्रेजेंट करना प्रेफर करते हैं।
इसीलिए उन्हें लगता है कि कुछ ऐसा मैकेनिज्म होना चाहिए जिससे प्रिलिमिनरी एंड एडमिशन हियरिंग्स टू टेक प्लेस वर्चुअली व्हाइल फाइनल हियरिंग्स आर कंडक्टेड फिजिकली। पर वहीं जस्टिस गोविंद ने इस इशू पर कहा है कि उन्हें नहीं लगता कि हाइब्रिड हियरिंग्स रीजनल बेंचेस का इफेक्टिव ऑल्टरनेटिव है। उनका मानना है कि वर्चुअल कोर्ट फैसिलिटीज सिर्फ एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस में ही यूज की जानी चाहिए। जब उनसे पूछा गया कि ओपोनेंट्स का मानना है कि रीजनल बेंचेस कंट्रीब्यूट कर सकते हैं कन्फ्लिक्टिंग प्रेसिडेंट को, जिससे लिटिगेशन इंक्रीज हो सकता है, और क्या वो इससे एग्री करते हैं, तो एडवोकेट घोष ने जवाब में कहा, इफ देयर इज अ सेपरेशन ऑफ द कोर्ट ऑफ कैसेशन फ्रॉम द परमानेंट अपीलेट कोर्ट, द चांसेस ऑफ कन्फ्लिक्टिंग डिसीजंस वुड बी रिड्यूस्ड, as the court of cassation would only apply the decisions of the permanent appellate court। पर ऐसा हो सकता है कि कोर्ट ऑफ कैसेशन के भी डाइवर्जेंट व्यूज हो। ऐसे में परमानेंट अपीलेट कोर्ट कन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व कर सकता है। पर जस्टिस गोविंद ने इस व्यू को मानने से मना कर दिया। उन्होंने कहा कि कई हाई कोर्ट्स के एक से ज्यादा बेंचेस हैं। ऐसा होने के बावजूद बहुत कम कन्फ्लिक्ट्स हैं। आजकल टेक्नोलॉजी ने जजेस को अपडेट करने का अच्छा काम किया है, जिससे डिसीजंस में यूनिफॉर्मिटी आती है। उन्होंने कहा, From my experience, conflicting or divergent views result from the non-availability of effective assistant and sometimes due to a lack of judicial discipline। पूरी कन्वर्सेशन और रीजनल बेंचेस पर उठ रही डिबेट्स को सुनने के बाद we can analyze that there are both pros and cons of this step। जहां सुप्रीम कोर्ट रीजनल बेंचेस एस्टैब्लिश होने के कारण सुप्रीम कोर्ट के वर्कलोड को रिड्यूस करने में हेल्प होगी, कॉमन मैन इजिली अपने जस्टिस को एक्सेस कर पाएगा, number of judges will be increased and similarly legal professionals can better provide their services and what not। वहीं this step can dilute the Supreme Court authority। ऐसा करना ये कंफ्यूजन भी क्रिएट कर सकता है कि किस स्पेसिफिक केसेस के लिए किस बेंच को अप्रोच करना है, क्रिएटिंग कॉम्प्लेक्सिटीज इन नेविगेटिंग द लीगल सिस्टम। सिर्फ यही नहीं, रीजनल बेंचेस अक्रॉस इंडिया सेटअप करना कॉस्टली है। इट विल रिक्वायर इंफ्रास्ट्रक्चर, स्टाफ एंड सिक्योरिटी। Also, coordinating schedules, logistics and communication between different benches could create administrative difficulties। सबसे बड़ा जो एक ड्रॉबैक है वो ये है कि रीजनल बेंचेस में जो जजेस होंगे वो लोकल पॉलिटिकल प्रेशर से ज्यादा ससेप्टेबल होंगे, जिससे डिसीजन बायस हो सकता है और ये सुप्रीम कोर्ट के एक्सपेक्टेड इम्पार्शियलिटी को अंडरमाइन कर सकता है। और शायद यही वो रीजन है जिसकी वजह से सुप्रीम कोर्ट दिल्ली से बाहर रीजनल बेंचेस को एस्टैब्लिश करने के खिलाफ है। अगर आप सोचने बैठेंगे तो ऐसे कई फायदे और नुकसान सुप्रीम कोर्ट रीजनल बेंचेस के रिलेशन में आपको समझ आएंगे। हालांकि लॉ मिनिस्ट्री ने इस प्रपोजल को एक्सेप्ट कर लिया है, पर सुप्रीम कोर्ट में अब भी इस मैटर पर पिटीशन पेंडिंग है। इस बारे में आपका क्या ओपिनियन है, हमें कमेंट सेक्शन में बताएं एंड कीप फॉलोइंग लॉ चक्रा।